हेलो गाइस, हियर विनय शर्मा, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग अपना रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स का लास्ट वाला पार्ट लेके आए हैं, विच इज़ व्हाट, एम्फीबोलिक पाथवे। हम लोग आज एम्फीबोलिक पाथवे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात यह आती है कि एम्फीबोलिक पाथवे होता क्या है, बट उससे पहले आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर करो, है ना, उसके बाद आपका हो जाएगा। देखो, जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन होती है, अगर हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन। यही दो होते हैं ना, मतलब यही होता है ना, मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म, है ना। अब देखो, मेटाबॉलिक रिएक्शन से मेटाबॉलिक रिएक्शन कितने पार्ट में डिवाइड होती है, आगे जाके कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। कोई दिक्कत? एक होती है एनाबॉलिज्म, एक होती है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है, सवाल ये उठता है ना, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म। जब आपकी कोई भी बड़ी चीज़ छोटी छोटी चीज़ों में टूट जाए ना, उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। जैसे कि मान लो आप खाना खाते हो, आप खाना खा रहे हो, तो खाना खा हुआ क्या, आपकी बॉडी में वो खाना जाके छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रहा है, मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म हो रहा है ना, ठीक है। और ये बस आपको फील कराने के लिए था ये एग्जाम्पल, ठीक है, कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है, किसी भी चीज़ का टूटना छोटी छोटी चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज को ही देख लो आप, ग्लूकोज क्या हो रहा है आपका, अब यार बाकी इस पर ध्यान मत दो, ठीक है, खतरनाक लग रहा होगा। ग्लूकोज जो होता है PgAl, इसमें टूटता है, भूल गए क्या PgAl क्या था, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अरे यार ग्लाइकोलिसिस में पढ़ाया तो था, वही है। तो ग्लूकोज क्या हुआ, चलो इसको भी छोड़ो, ग्लूकोज पायरूवेट में टूटता है। ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन। पायरूवेट बोलो बोलो, 3 कार्बन ना, 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 6 कार्बन कंपाउंड कितने में टूट गया, 3 कार्बन कंपाउंड ना। तो इसको क्या कहते हैं हम, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ठीक उसका उल्टा, कि आपका एनाबॉलिज्म क्या होगा, जब छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं और प्रोडक्ट में एक बड़ी चीज़ बना दे, विच इज नोन एज एनाबॉलिज्म। उसको हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, बड़ी चीज़ टूट के छोटी छोटी चीज़ें बना दे। होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब एम्फीबोलिक पाथवे पता है क्या होता है, कि अगर आपका मतलब यहाँ पे लिख लो, एम्फीबोलिक इज इक्वल टू व्हाट, कैटिनेशन प्लस एनाबॉलिज्म, दोनों जिसमें हो जाए उसे हम कहते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। एक ही रिएक्शन में या किसी एक प्रोसेस में अगर आपका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फीबोलिक पाथवे। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ग्लूकोज से ATP बनना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, या ये पूरा प्रोसेस जो भी है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ये क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, एक कैटाबॉलिज्म है, एक एनाबॉलिज्म है, या एम्फीबोलिक पाथवे है, ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए कि एक कैटाबॉलिज्म है, मान लो कैटाबॉलिज्म है, चलो देखो क्या कॉमन सेंस से दिख रहा है, तुम लोगों के मन में भी यही आ रहा होगा कि यार ये कैटाबॉलिज्म है। कैसे, देखो ग्लूकोज है, पहले ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट होता है PgAl में, पता है नहीं बात सबको। PgAl में कन्वर्ट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरूवेट में होता है। देखो यहाँ पे 6 कार्बन थे, 3 कार्बन बचे, एसिटाइल कोए, इसमें से क्या होता है, एक CO2 और रिलीज होता है, आगे जाके क्रैब्स साइकिल में आ जाता है। तो धीरे 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 क्या होता जा रहा है, जो कंपाउंड है वो टूटता जा रहा है ना। देखो आगे जाके क्रैब्स साइकिल में से CO2 निकल जाता है, निकलता है नहीं निकलता, कब निकलता है, अरे बोलो यार कब निकलता है, आइसोसिट्रेट के बाद निकलता है यार, सक्सीनेट से पहले, है ना। तो उसमें देखना आप ये वाला पूरा लेक्चर देखिए कि किस में से निकलता है, क्रैब्स साइकिल, तो आपको पता चल गया ये धीरे धीरे टूटता चला जा रहा है। तो अगर टूटता जा रहा है तो ग्लूकोज हमारा बड़ा कंपाउंड है, धीरे धीरे टूटता चला जाएगा, तो क्या हम इसको कैटाबॉलिज्म बोल सकते हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ से हमें पता क्या चला, हम आउटपुट लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आउटपुट यहाँ पे लिख लो, आउटपुट ग्लूकोज इज कैटाबॉलिज्म, ठीक है ना। अब एक और बात बताओ, अगर आप यार खाना ही ना खाओ तो, अगर आप खाना ही ना खाओ, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज टूट रहा था ना, ग्लूकोज आपको मिलेगा कहाँ से,
आप जो चीज़ें खाते हो उनसे मिलता है ना आपको एनर्जी। एनर्जी वगैरह किससे मिलती है? ग्लूकोज, उसी से। अब आप खाना खा ही नहीं रहे हो यार। मान लो आपने फास्ट रखा हुआ है, 9 दिन फास्ट रख दिया है ना, तो होगा क्या? क्या उस टाइम पे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, आपकी बॉडी को ग्लूकोज मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा भैया। तो क्या ये सारी साइकिल बंद हो जाएंगी? क्या हमें एटीपी मिलना बंद हो जाएगा? सोच के देखो, अगर एटीपी मिलना बंद हो गया तो इसका मतलब तो क्या यार? सोच के देखो, पता है ये सारी चीज़ें ऐसा होता नहीं है। अब आपने खाना खाना बंद कर दिया तो आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा। ग्लूकोज जब होगा ही नहीं तो ये टूटेगा नहीं, फिर तो आप यार CO2 भी रिलीज नहीं करोगे। सोच के देखो कि ये CO2 बन कैसे रहा है? जब आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हो तभी तो बन रहा है CO2। अब ग्लूकोज ही नहीं है आपके पास। इसका मतलब भैया कहीं ना कहीं से ग्लूकोज आता तो है। अगर ग्लूकोज आता कहाँ से, हम उस पर बात करनी है, ठीक है। अब देखो क्या होता है इन इमरजेंसी कंडीशन। आपका जो लिपिड है, लिपिड क्या होता है? 2 और चीज़ें होती हैं आपकी बॉडी में। एक लीवर में ग्लाइकोजन होता है, दूसरा आपका क्या होता है? जो आपका फैट है, आपकी चर्बी जो है ना, जो फैट है उसको डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। क्योंकि फैट होता क्या है? आप बायो के स्टूडेंट हो तो इतना तो आपको पता ही होगा यार कि फैट जो होता है वो स्टोर्ड एनर्जी होता है आपका, है ना। तो जो एनर्जी है, जो फैट है, वो धीरे धीरे टूटना शुरू होगा। अब सवाल ये उठता है भैया फैट टूटता किस में है? फैट सबसे पहली बात बना किस में होता है ये जानना है आपको पहले। तो फैट लिपिड से बना होता है। अब ये टूटता किस में, वही देखा हमने, बोला है लिपिड। अब लिपिड कितने टाइप की होती हैं? लिपिड कितने टाइप की होती है यार? ये नहीं पढ़ना मैं इसमें, हमें क्या पढ़ना है? लिपिड किस किस में टूटता है। तो लिपिड भैया 2 चीज़ों में टूटता है, एक फैटी एसिड, एक टूटता है ग्लिसरॉल। फैटी एसिड जब डाइजेस्ट होता है, जब टूटता है, जब उसके अंदर कैटाबॉलिज्म होता है तो वो किस में टूटता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? सोचने वाली बात तो है, ये कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ये इसमें आए कैसे, एंटर कैसे करेंगे? क्योंकि इन्हीं की वजह से फाइनली हमें एनर्जी मिलनी है। अब इन्हीं की वजह से CO2 चाहिए कि नहीं चाहिए? CO2 तो चाहिए ना। तो देखो क्या होगा, जो ग्लिसरॉल है ना वो डायरेक्ट इस स्टेप पे एंट्री मारता है, PGAL। उसे इन सभी स्टेप से मतलब ही नहीं है। मतलब कुल मिला के ये देखो ग्लाइकोलिसिस आधा उसे करना ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री मार के फिर बाकी सारी साइकिल्स रिपीट कर देता है। और आपको पता है क्रैब साइकिल में तो आपको CO2 मिल जाता है, CO2 आपको फाइनली मिल गया। इसीलिए फास्ट के टाइम पे भी आप सांस को छोड़ते हो, एक्सहेल करते हो, क्योंकि क्रैब साइकिल से आपको CO2 मिल गया। क्लियर हुआ? ग्लिसरॉल डायरेक्ट इसमें एंटर करता है, ठीक है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब देखो क्या होता है, अब बात करते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड कहाँ एंट्री करता है? फैटी एसिड तो और तेज है भैया। फैटी एसिड डायरेक्ट एसिटाइल कोए में एंट्री मारता है। डायरेक्ट एसिटाइल कोए मीन्स इन सब में वो एंटर करता ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि भैया क्या कुछ ऐसे होते हैं कि इन सब में एंटर ना करे, डायरेक्ट आगे एंटर कर जा रहे हैं? इस बात का सेंस क्या है? बड़ा सिंपल सा सेंस है। देखो इनकी जो केमिकल फॉर्म है ना, इनकी जो केमिकल फॉर्म है वो यहाँ इनको एंट्री करना इनको अलाउ नहीं करती। यहाँ पे एंट्री करने से इनका कुछ होने वाला नहीं है। तो ये उसमें जाते हैं जहाँ पे इनका ब्रेकडाउन हो सके और इनमें से एनर्जी निकाली जा सके इजीली, ठीक है। तो फैटी एसिड आपका डायरेक्ट कहाँ एंट्री मारता है? एसिटाइल कोए। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो धीरे धीरे, लेकिन बोलो भैया अब आपने किया क्या? ये भी तो कैटाबॉलिज्म ही है, क्योंकि चीज़ें टूट रही हैं, टूट टूट के बन रहा है, ठीक है। और मान लो यार आपने तो कसम खा ली, आप तो तपस्या बैठ गए, हाँ एकदम तपस्या बैठ गया, हमें तो खाना ही नहीं। धीरे धीरे आपका सारा फैट खत्म। अब क्या करें भैया? हाँ, आप अगर अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो तो आपकी बॉडी क्या करेगी? तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है प्रोटीन होता है। चलो प्रोटीन का थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन इधर जान लो, उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो होता है पॉलीमर होता है किसका? प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। जब बहुत सारे एमिनो एसिड जोड़ते चले जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन मिल जाएगा जब बहुत सारे एमिनो एसिड आप जोड़ते चले जाओगे, ठीक है। ये एमिनो एसिड्स का पॉलीमर होता है। मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या? ये रहा एमिनो एसिड, ये रहा एमिनो एसिड,
ये रहा अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड, ऐसे लंबी चेन जा रही है और दिस इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज प्रोटीन। क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, जब फैट खत्म तो धीरे धीरे करके हम अपने सारे रिसोर्सेज यूज करेंगे। ठीक है भैया, अब अपने पास आया प्रोटीन, तो प्रोटीन के अंदर से निकाला अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर देखो हमने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, ये क्या होता है, ये तो आपके नोट्स के लिए है, एक्चुअल में देखें तो इसका स्ट्रक्चर बना है। ये सब यार आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लिया होगा कि इसका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये आपका अमीनो एसिड होता है एक। बोलो भैया एक ही टाइप का अमीनो एसिड पाया जाता है क्या हमारी बॉडी में? नहीं यार, आर की वैल्यू चेंज करती रहती है। मान लो आर की वैल्यू जगह एच आ गया तो ये एक अलग अमीनो एसिड है। इस एच की जगह मान लो एक कार्बन आ गया तो ये अलग अमीनो एसिड है। अगर इसकी जगह बेंजीन आ गया तो ये एक अलग अमीनो एसिड है। ठीक है, बाकी पूरा मटेरियल ऊपर का सेम रहता है, इसलिए हम डायरेक्ट नीचे आर लगा देते हैं क्योंकि मोस्टली कार्बोनिक कंपाउंड ही आते हैं। अब इसमें से अगर ये NH2 निकाल दिया जाए, सिर्फ जो इतना वाला पार्ट है ये एक एनर्जी गिविंग कंपाउंड है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो देखो क्या होता है, यहाँ से हमने ये NH2 निकाल दिया, NH2 तो नहीं निकाला, मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया छोटा सा। अब ये आपका पायरुवेट में भी एंटर कर सकता है, ये एसिटाइल कोए में भी एंटर कर सकता है, ये क्रैब साइकिल में भी एंटर कर सकता है। बट ये कब होता है, जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की कंडीशन आती है। क्यों भैया? क्योंकि आपको ये बात पता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज तो जा नहीं रहा भैया, लिपिड भी खत्म हो गया, आपकी चर्बी भी, फैट भी खत्म हो चुका है, तो प्रोटीन ही एक ऑप्शन बचा ना। अब भैया जब ये भी खत्म हो गया तो भैया निकल लोगे आप। ठीक है, तो खाना खा लो, उससे पहले खाना खा लेना। तो होगा क्या, ये चीज़ें क्लियर हुई आपको? तो बोलो भैया यहाँ से भी तो यही वाला पॉइंट ट्रू होता है कि ग्लूकोज इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। फिर एनाबॉलिक का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो बेटा, अगर आप भर भर के खाना खा रहे हो तो अपोजिट साइकिल भी तो चल सकती है। आपकी बॉडी में फैट स्टोर कैसे होगा बताओ, फैट कैसे बनेगा बेटा? तब उल्टा हो जाता है, अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो जितने भी PGAL है ना, ये बनाने लग जाएंगे ग्लिसरॉल साथ में। ये तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में ग्लिसरॉल भी बनाएंगे। अब छोटे छोटे PGAL मिलके क्या ग्लिसरॉल बना रहे हैं? ऑफ कोर्स बना रहे हैं। तो कौन सा प्रोसेस हुआ? एनाबॉलिज्म। यहाँ पे सिर्फ ए लिख दे रहे हैं आप लोग, समझ लिख दे पूरा, चलो एनाबॉलिज्म। ऐसे ही सेम चीज इसके साथ होता है एसिटाइल कोए के साथ। ये क्या होता है? बोलो बोलो, ये भी एनाबॉलिज्म। ठीक है, और यही सेम चीज प्रोटीन के साथ भी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो, मीन्स आप दिन में बर्न करते हो बस 100 कैलोरी और आप ले रहे हो डेली 500 कैलोरी, तो 400 कैलोरी कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो इसमें भी सेम चीज ऐसी होता है, ये साइकिल उल्टी चल जाती है, क्रैब साइकिल से बनने लग जाए अमीनो एसिड, यहां से एसिटाइल कोए में आगे जाके बनने लग जाए अमीनो एसिड। ये भी उल्टा हो सकता है। इन तीनों में क्या हो रहा है आपका? एनाबॉलिज्म। यहां हो रहा था कैटाबॉलिज्म, यहां हो रहा है एनाबॉलिज्म। यहाँ पे एनाबॉलिज्म, यहाँ पे कैटाबॉलिज्म, यहाँ पे बोलो बोलो बोलो, यहाँ पे क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म, यहाँ पे एनाबॉलिज्म। क्लियर हो गया? मीन्स आपका एक इस प्रोसेस में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी आपको दोनों दिखा दिया। ठीक है, तो एम्फीबॉलिक पाथवे उसे ही कहते हैं जिसमें आपका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हो। क्या अब हम ये बात कह सकते हैं कि दिस होल प्रोसेस इज द एम्फीबॉलिक पाथवे? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स या रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबॉलिक पाथवे। क्लियर है ना? बोलो बोलो। तो एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है? जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक विच इज RQ। RQ इज व्हाट? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। पता है ये बड़ा सिंपल है यार, वैसे पता नहीं क्यों बच्चे पहाड़ बोलते हैं। देखो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ये क्या होता है यार? ये जनरली आपका एफिशिएंसी के बराबर है। जैसे क्या बोलते हैं, आउटपुट अपॉन में इनपुट। हमें कोई मतलब नहीं बीच में कितना स्टेप्स वगैरह आ रहा है। मान लो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको आउटपुट में मान लो 100 रुपये मिले, बट आपकी इन्वेस्टमेंट हुई थी 50 रुपये। आप बोलोगे मुझे फ़ायदा कितने का हुआ, या मेरी एफिशिएंसी क्या है? आउटपुट बराबर डिवाइड इनपुट करोगे, 100 डिवाइड बाई 50 करोगे, सेम चीज़ इसमें। मीन्स रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होता है, गैसेस के लिए। अब गैसेस के लिए क्या होता है भैया? इसमें बोला जाता है किसी भी रिएक्शन में आउटपुट में आपको क्या गैस मिल रही है
और इनपुट में आपने कितनी गैस इन्वेस्ट करी है, इन दोनों का रेशियो होता है। गैस कौन सी है डजंट मैटर, ध्यान रखना, गैस कौन सी है डजंट मैटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, आपको ये वाली रिएक्शन, ये सब तो फैमिलियर हो यार बहुत ज़्यादा, C6H12 प्लस 6CO2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2 प्लस ATP। आउटपुट वाली गैस कौन सी है 6CO2, इनपुट वाली गैस कौन सी है 6O2, यही है ना। अब दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या हुआ, RQ इज इक्वल टू 6, आपका क्या हुआ यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, अरे रुक जाओ, 6CO2 अपॉन में 6O2। अब यहाँ से क्या हुआ, देखो गैस कौन सी हमें फर्क नहीं पड़ता, इससे ये खत्म, 6 से 6 खत्म, ये क्या आएगा आपका 1, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब तो यहाँ पे मीन्स इसके लिए RQ की वैल्यू आपकी 1 हो गई। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, कौन सी कैसे फर्क नहीं पड़ता है, मॉलिक्यूल डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है, कोएफिशिएंट काट दो, बस कटिंग कर दो, और कुछ नहीं है। अब दो और हैं जिनकी आपको याद करना है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। फैट का जो RQ होता है वो 0.7 होता है, और प्रोटीन का जो RQ होता है वो 0.9 होता है। यह तो आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे फैट का भी हमने काम किया है और यहाँ पे हमने प्रोटीन से भी काम किया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बीच बीच के स्टेप में एंट्री मार रहा है अगर, तो गैसेस तो कम ज़्यादा होंगी यार, है ना, तो कहीं ना कहीं इनमें चेंजेस तो आएंगे, एनर्जी मिल रही है वो एक अलग बात है। क्लियर हो गया, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर वाइंड अप हो चुका है, ठीक है। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या यार गन तो मच गई है वैसे, चलो ठीक है, ले लिया होगा यार, पहले बैक करके ले लेना, ठीक है। अब देखो क्या है, अब जरा एक बार हम पूरा चैप्टर एक बार रिपीट मतलब रिलेट करते हैं, चैप्टर नहीं पूरा अपना वो रिलेट करते हैं। देखो सबसे पहले हुआ क्या था, प्लांट ने क्या किया था, सबसे पहले सनलाइट ली थी, सनलाइट से क्या बनाया था, C3 साइकिल यूज करी थी, C3 साइकिल से हमें क्या मिला, C3 प्रोडक्ट क्या मिला था, ग्लूकोज, ठीक है। अब इसमें एडेप्टेशंस हो गई थी जिसकी वजह से किस में ये मतलब दिखाना पड़ा था, C4 आया था, कैम प्लांट्स आ गए, इनकी साइकिल आ गई थी ड्यू टू एडेप्टेशन, बड़ा मेन काम पे चलता है। ग्लूकोज मिल गया हमें। अब इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, ग्लाइकोलिसिस, दोनों चैप्टर कंबाइन कर देना, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी। देखो ग्लाइकोलिसिस मिल गया आपको। अब ग्लाइकोलिसिस से आपका प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या मिला, पायरुवेट। फिर आपने पायरुवेट को किस में कन्वर्ट किया था, एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए से आपको क्या मिला था, मतलब इसको आपने किस में यूज किया था, क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल, अब क्रैब साइकिल से आपने क्या किया था, फिर इसमें के जो हमारे प्रोडक्ट मिले थे, FADH2 मिला था, NADH2 मिला था, ये सारी चीजें थी, इनको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था अपना, ETC की हेल्प से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हमने क्या बना लिया था, एनर्जी। और प्रोडक्ट में हमें क्या मिल गया था, 1 ग्लूकोज इज इक्वल टू 38 ATP। क्लियर है। और हाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये क्या है आपका, एसिटाइल कोए से क्रैब साइकिल में जाना, इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसमें 2 ATP एनर्जी खर्च होती थी। बट हमने बोला था हमें तो भैया ये बता दो कि टोटल बन कितनी रही है, खर्च होने की बात ही खत्म, है ना। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, इसके साथ हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है ना। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू अगेन। पढ़ते रहिए गाइस।